सिलो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने कर रही हूँ बीएनएस की सीरीज़। जो बीएनएस की सीरीज़ अब हम कर रहे हैं उसमें हम कर चुके हैं 13 चैप्टर तक। आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो होगा चैप्टर 14। चैप्टर 14 किसके संबंध में है? मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। क्या इस चैप्टर को हमने आईपीसी में पढ़ा था? जी बिल्कुल। जब हमने आईपीसी में देखा था चैप्टर 11 को, तो चैप्टर 11 बात करता था मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो सबसे पहले बताते हैं कि इसका सेक्शन कहाँ से कहाँ तक कवर होता है। तो जब हम बीएनएस की बात करते हैं तो सेक्शन आता है 227 से 269 तक। ठीक है, इन सेक्शंस में बात कर रहा है मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। लेकिन जब हम चैप्टर 11 की बात करते थे आईपीसी के अंतर्गत, तो वहाँ पे आते थे 149 से लेके, आईपीसी में आता था 141 से लेके 229A तक। 229A तक बात करता था मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसका मतलब हो गया और फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस के विरुद्ध अपराध कर रहे हैं। तो जब हम सबसे पहला सेक्शन आता है तो हम क्या देखते हैं इसके अंतर्गत? 227 की बात होती है। 227 वही है जो है हमारा आईपीसी का 191 क्या बात करता था? मिथ्या साक्ष्य देना, जो कि बीएनएस का 227 बात कर रहा है। मिथ्या साक्ष्य देने का मतलब होता है गिविंग फॉल्स एविडेंस, गिविंग फॉल्स एविडेंस। तो क्या होता है इसके अंतर्गत? जो कोई शपथ के द्वारा यानी ओथ पे या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध के द्वारा, मतलब विधि ने कोई अभिव्यक्त रूप से उपबंध वगैरह दे रखा है, प्रोविजन वगैरह दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग सत्य कथन करने के लिए, इसका मतलब हो गया सही रूप से कथन करने के लिए, स्टेटमेंट वगैरह देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, विधि ने उसको क्या कर रखा है? आबद्ध कर रखा है, बाउंड कर रखा है। ऐसा करने के लिए, सत्य कथन करने के लिए उसको बाउंड कर रखा है। वो किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए, किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध होते हुए कोई कथन करेगा। क्या करेगा? कोई कथन करेगा जो कैसा है? मिथ्या है, फॉल्स है, या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है। इसका मतलब है कि वो जो कथन कर रहा है उसके सामने, उसके मामले में वो जानता है कि ये कथन क्या हो सकता है? मिथ्या हो सकता है, गलत हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है। मतलब वो नहीं जानता कि ये जो कथन वो कर रहा है वो सही है या नहीं, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, कहा जाता है। गिविंग फॉल्स एविडेंस करता है, ये कहा जाता है। कोई कथन चाहे वह मौखिक हो या अन्यथा किया गया हो, इस धारा के अंतर्गत आता है। इसका जब हम स्पष्टीकरण देखते हैं तो उसके अंतर्गत हमको कहा गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में, फर्स्ट स्पष्टीकरण में, कि कोई कथन चाहे वह मौखिक हो या अन्यथा किया गया हो, इस धारा के अंतर्गत आएगा। A statement is within the meaning of this section whether it is made verbally or otherwise। अगर ऐसा किया जाता है तो वो इसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमको एक इलस्ट्रेशन दे रखा है। वैसे इसके अंतर्गत कितने इलस्ट्रेशन है? 5 इलस्ट्रेशन है। लेकिन इसको समझने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे इसके डी नंबर का जो इलस्ट्रेशन है, घ यानी घ से जो घर होता है ना, वो वाला जो इलस्ट्रेशन है उस पे जाएंगे हम। वो क्या बोल रहा है? कै शपथ द्वारा सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होते हुए। कै नाम का व्यक्ति है, यानी कि ए नाम का एक व्यक्ति है जो शपथ पर, ओथ पर एक सत्य कथन करने के लिए आबद्ध है। यह कथन करता है कि वह यह जानता है कि यह एक विशिष्ट दिन एक विशिष्ट स्थान पे था। यानी ये बी नाम का जो व्यक्ति है, ये एक विशिष्ट दिन यानी मंडे को, मान लीजिए मंडे एक विशिष्ट दिन हो गया, मंडे को कहाँ था? जयपुर में था। ये कथन इसने किया, जबकि वह उस विषय में कुछ नहीं जानता था। इसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि बी कहाँ था, कहाँ नहीं था। और वो क्या करता है? एक स्टेटमेंट जारी कर देता है कि भाई मंडे को यानी विशिष्ट दिन जयपुर में था बी, मतलब बी जयपुर में था। तो इसने यहाँ पे क्या किया है? मिथ्या साक्ष्य दिया है।
क्या मिथ्या साक्ष्य देता है चाहे बतलाए हुए दिन या यह उस स्थान पर रहा हो या नहीं। मतलब चाहे से उस दिन भी मंडे को जयपुर में हो या नहीं हो, था या नहीं था, एक को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दोषी माना जाएगा, क्योंकि उसे इस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं थी, उसने जो स्टेटमेंट दिया था वो गलत था। ठीक है, ये बात हमको किसने बताई है, 227 का जो डी नंबर का इलस्ट्रेशन है, जिसको कि हिंदी में कहा गया है 227 का धारा 227 का घ नाम का जो दृष्टांत है उसके अंतर्गत हमको बताया गया है। अब हम बात करेंगे आगे वाले सेक्शन की। सेक्शन 228 आता है, ये वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है आईपीसी का 192। 192 क्या बात करता है, मिथ्या साक्ष्य गणना, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। फैब्रिकेटिंग, यहाँ पे क्या कर रहा है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, ये हमारा कीवर्ड हो गया FFE, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। तो जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लेके आता है, इस इंटेंशन के साथ किसी भी परिस्थिति को यानी सिचुएशन को क्या करता है, अस्तित्व में लेके आता है, एग्जिस्ट करता है, उसका मतलब उसको अस्तित्व में लेके आता है, किसी पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है, मतलब मिथ्या प्रविष्टि वगैरह होती है वो करवाता है। मिथ्या कथन अंतर्निविष्ट रखने वाला कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है, मतलब क्या करता है, बनाता है, क्या चीज़, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो किसमें मिथ्या कथन होता है। ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य में दर्शित हो। ये ऐसा सब कुछ इसलिए करता है जिससे कि जो भी वो प्रविष्टि वगैरह कर रहा है, कथन वगैरह जो कर रहा है, जो फॉल्स है, न्यायिक कार्यवाही में यानी कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है उसके अंतर्गत साक्ष्य में दर्शित हो, एविडेंस के रूप में दिया जा सके, वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, यह कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो क्या कर रहा है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस कर रहा है। अब यहाँ पे हमको एक इलस्ट्रेशन दे रखा है कि सबसे पहला इलस्ट्रेशन देख लीजिए आप, 228 का जो ए नंबर का इलस्ट्रेशन है हम वही देख रहे हैं। उसके अंतर्गत क्या है कि कै एक बक्से में जो य का है, ये एक बक्सा है जो किसका है, ये का है, ये इसका कौन हो गया, मालिक। कै एक बक्से में आभूषण रखता है। आभूषण कौन रख रहा है, आभूषण रख रहा है कै। कै नाम का व्यक्ति है जो ये के बक्से में आभूषण इस आशय से रखता है कि वो उस बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति में यह चोरी के लिए दोषी ठहराया जाए। कै ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। क्या हो गया कि कै नाम का व्यक्ति है और ये जो ये का बक्सा है इसके अंतर्गत जेवर रख देता है जाके, इसलिए रखता है कि ये जो ये नाम का व्यक्ति है ना, इसको चोरी के लिए दंडित किया जाए, चोरी के लिए दोषित किया जाए। ठीक है, चोरी के अपराध के लिए दोषित किया जाए। तो ये क्या करता है, इसमें यहाँ पे जो इस व्यक्ति ने क्या किया, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा, यानी कि फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस किया इसने यहाँ पे। ठीक है, कि जिससे यह नाम का व्यक्ति किसके लिए, चोरी के लिए दोषित किया जाए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की। अब आता है 229। 229 क्या बोल रहा है, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। ठीक है, जो हमारा आईपीसी आता था उसमें आता था 193। 193 क्या बात करता था, 193 ये बात करता था कि मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड क्या होगा, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 2 पॉइंट हमको दे रखे हैं। सबसे पहले क्या कर रखा है, जो कोई जानबूझकर क्या करेगा, किसी न्यायिक कार्यवाही में, जुडिशियल प्रोसीडिंग के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, गिविंग फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस करेगा, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि होगी 7 वर्ष तक की और 10,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दोनों में से किसी भांति का कारावास मतलब कठिन भी हो सकता है और सादा भी हो सकता है। ठीक है, ये वाली बात बोली हमको 193 के 1 नंबर के पॉइंट ने। अब हम चलेंगे 193 के बी नंबर के पॉइंट पे, जो बोल रहा है किसी अन्य मामले में जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा।
मतलब कोई व्यक्ति किसी अन्य मामले में अगर मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। दोनों में से किसी भांति का कारावास जो कि होगा 3 वर्ष तक का और जुर्माना जो कि होगा 5,000 रुपये तक का से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे हमको है ना 3 स्पष्टीकरण दे रखे हैं। तो सबसे पहला स्पष्टीकरण क्या बोलता है हमको, सेना न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायिक कार्यवाही है। अ ट्रायल बिफोर अ कोर्ट मैरिटियल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। कोर्ट मैरिटियल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसका मतलब हो गया सेना न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायिक कार्यवाही है। यहाँ पे एक्चुअली मिसप्रिंट हो रहा था। फिर आता है स्पष्टीकरण 2। स्पष्टीकरण 2 क्या बोल रहा है, न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व मतलब न्यायालय के सामने जो कार्यवाही प्रारंभ होती है उससे पहले जो विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी भी न्यायालय के सामने न भी हो। ये बोल रहा है कि न्यायालय के सामने कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले जो अन्वेषण वगैरह किया जाता है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग का ही एक प्रक्रम है, चाहे से वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने ना भी हो। ठीक है। फिर इसके बाद आता है स्पष्टीकरण नंबर 3 जो बात कर रहा है न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायालय के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने ना भी हो। इनको एक बार स्पष्टीकरण को अगर अपन रीड करके जाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की। ये बोल रहा है मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषित कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो कोई भारत में तत्समय प्रवर्त विधि के द्वारा मृत्यु से दंडनीय अपराध करने के लिए, ये क्या है, यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं हमको, 1 और 2। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमको ये बोल रहा है कि जो कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति भारत में यानी कि इंडिया में तत्समय प्रवर्त विधि के द्वारा मतलब जो भी विधि जो है प्रवर्त है लागू की गई है उसके द्वारा मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को मतलब उसको डेथ कमिट करवाने के आशय से मतलब कि उसको मृत्यु से दंडित करवाया जाए, इस आशय से क्या करता है, किसी व्यक्ति को दोषित कराने के आशय से मतलब ऐसा कोई अपराध से दंडित करवाता है उसको कि उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा या संभवतः दोषित करवाया कराएगा, तो यह जानते हुए मिथ्या साक्ष्य देगा। मतलब क्या बोल रहा है इसका, मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा। इसका मतलब हो गया मिथ्या साक्ष्य यानी कि फॉल्स एविडेंस इसलिए दिया जा रहा है, गिविंग किया जा रहा है या फिर क्या किया जा रहा है, मतलब ये हो गया कि जो कोई भी व्यक्ति जो भारत में जो विधि प्रवर्त है उसके अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडनीय करवाने के लिए क्या करेगा, किसी अपराध में फंसाएगा मिथ्या साक्ष्य देके या मिथ्या साक्ष्य गढ़ के, तो वह आजीवन कारावास या कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी। अब ये बात कर रहा है यदि निर्दोष व्यक्ति को उपधारा 1 में निर्दिष्ट ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध कर दिया जावे, मतलब उसको यहाँ पे ये जो अपराध दिया गया था इसके अकॉर्डिंग अगर दोष सिद्ध हो जाता है वो व्यक्ति और उसे निष्पादित किया जाए, तो उस व्यक्ति को जो मिथ्या साक्ष्य देगा मतलब दंडित किया गया और मतलब दोषित किया गया उसको, और उसके साथ साथ उसके ऊपर वो दंड क्या कर दिया गया, निष्पादित कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो वो व्यक्ति मृत्युदंड या धारा 1 में विनिर्दिष्ट दंड से दंडित किया जाएगा। या तो उसको डेथ पनिशमेंट दिया जाएगा या फिर क्या होगा, उपधारा 1 यानी कि हो गई हमारी 230 का क्लॉज 1 के अंतर्गत जो पनिशमेंट दे रखा है वो कितना है, LI या 10 वर्ष तक का कारावास या फिर 50,000 रुपये तक का जुर्माना, तीनों से दंडित किया जाएगा। मतलब ये दंड मिलेगा उसको वहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। 231 बोल रहा है कि ये वैसा का वैसा सेक्शन है जैसे कि है हमारा 195 ऑफ आईपीसी के सेक्शन की बात कर रहा है। क्या बताया गया है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषित कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्यूर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट। तो जो कोई इस इंटेंशन के साथ यह जानते हुए कि
इस तरह से वह किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जो भारत में तत्समय प्रवर्त विधि के द्वारा, मतलब ऐसा लॉ जो भारत में प्रचलित है उसके द्वारा मृत्यु से दंडनीय नहीं हो। पहले वाले में क्या हो रहा था, मृत्यु से दंडित किया जा रहा था, यहाँ पे मृत्यु से दंडित नहीं हो किंतु आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर 7 वर्ष तक या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हो। मतलब किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध में फंसाना चाहता है मिथ्या साक्ष्य देके या गढ़ के कि जिससे वो व्यक्ति आजीवन कारावास, 7 वर्ष तक का कारावास या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडित हो जावे। तो अगर कोई व्यक्ति किसी को इस तरीके से दोषित कराता है तो वो उसको मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, ऐसे कहा गया है, और वो वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे कि मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो। दिया हो यानी कि गिविंग और गढ़ना मतलब फैब्रिकेटिंग। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन भी दे रखा है कि कै न्यायालय के समक्ष, एक कै नाम का व्यक्ति है, वो जो न्यायालय, ये हमारा न्यायालय हो गया, ये मान लीजिए ये हमारा न्यायालय बना हुआ है, न्यायालय के समक्ष जाता है, मिथ्या साक्ष्य देता है, गिविंग फॉल्स एविडेंस करता है। उससे क्या होता है, या डकैती के लिए दोषित किया जाए कि यह नाम का जो व्यक्ति होता है वो क्या किया जाए, डकैती के लिए दोषित किया जाए। इस तरीके से मिथ्या साक्ष्य देता है कि यह नाम का व्यक्ति डकैती के लिए दोषित किया जाए और डकैती का दंड जुर्माना सहित या रहित आजीवन कारावास या ऐसा कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक की अवधि का हो सकता है। मतलब इस तरीके के दंड से उसको दंडित किया जाए। तो या को किस दोष से या को किस दंड से दंडित किया जाएगा, या को वैसे ही दंडित किया जाएगा जो कि होगा डकैती का पनिशमेंट, क्योंकि किस में फंसा रहा था, वो डकैती में फंसा रहा था। या क्या कर रहा था, आजीवन कारावास से दंडित किया जाए तो उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। 7 वर्ष से अधिक का कारावास होगा तो उससे दंडित किया जाएगा। मतलब इसको उसी दंड से दंडित किया जाएगा जिसमें कि ये क्या व्यक्ति को उसी दंड से दंडित किया जाएगा जिसमें कि ये या को फंसा रहा था। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। 232 क्या बोलता है, किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उकसाना या उत्प्रेरित करना, जो कोई इस इंटेंशन के साथ ये जानते हुए कि इस तरह से वे किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जो भारत में तत्समय प्रवर्त विधि है, मतलब जो भी प्रवर्त विधि है उसके अकॉर्डिंग ऐसा करेगा, मतलब वो उस लॉ के अकॉर्डिंग गलत है। तो जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को उसके शरीर, ख्याति या संपत्ति को, या ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति की संपत्ति को जिससे कि वो हितबद्ध है, जो कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को उसके शरीर, ख्याति या संपत्ति या उससे जो हितबद्ध व्यक्ति होता है ना, उसके शरीर या क्षति को, उसके शरीर या ख्याति या संपत्ति को क्षतिकारित करने के आशय की धमकी देता है, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अभी बोल रहा है कि उपधारा 2 में कि अगर निर्दोष व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत, मतलब उपधारा जो 1 है हमारी, इसमें क्या होता है, इसमें अगर मिथ्या साक्ष्य दिया गया है उसके परिणाम स्वरूप मृत्यु से या 7 वर्ष से अधिक कारावास से दोषित और दंडाधिष्ट किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति धमकी देता है उसी दंड से दंडित किया जाएगा जैसे निर्दोष व्यक्ति दंडित और दंडाधिष्ट किया गया है। इसका मतलब हो गया किसी व्यक्ति ने मिथ्या साक्ष्य दिया और उससे क्या हुआ, उसकी मृत्यु या 7 वर्ष तक के कारावास से दोषित किया गया, उसको दंडादेश दिया गया, तो जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देगा, ऐसा गलत साक्ष्य देगा, वह भी उसी दंड से दंडित किया जाएगा जैसे कि निर्दोष व्यक्ति दंडित किया गया है। सेम बात बोल रहा है, ज़्यादा को डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, रीडिंग आउट करके भी हमारा काम चल सकता है। अब ये कौन सा सेक्शन है इसका, ये सेक्शन है इसका 195 का ए। ठीक है, का सेक्शन है ये। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। अब आ रहा है 196। आईपीसी का 196 है, वही है यहाँ का 233। उस साक्ष्य को काम में लेना जिसका मिथ्या होना जानता है। जो कोई इस साक्ष्य को जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना जानता है, वो जानता है कि गिविंग फॉल्स एविडेंस किया गया है या फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस किया गया है और उस तथ्य को सत्य या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टता पूर्वक उपयोग में लाएगा या प्रयत्न करेगा, तो वैसे दंडित किया जाएगा मानो कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है या फिर गढ़ा है। ठीक है, ये वाली बात कंप्लीट हो गई यहाँ पे। फिर बात आती है 197 की। 197 वैसा मतलब 234 है, जो 234 वैसा का वैसा है जो कि है हमारा आईपीसी का 197। इसमें बोल रहा है मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना यूजिंग, ये तो 233 में था हमारे, यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स। और फिर आता है 234
234 हमें बोल रहा है इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट, ऐसा प्रमाण पत्र जिसका दिया जाना या हस्ताक्षरित किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित हो और वैसा प्रमाण पत्र जारी करेगा या हस्ताक्षरित करेगा वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। मतलब अगर उसने मिथ्या साक्ष्य के बारे में अगर उसने कोई एविडेंस दे मतलब प्रमाण पत्र जारी कर दिया, कोई साइन वाइन कर दिए, तो वैसे ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। फिर आता है सेक्शन 235। 235 बोलता है कि ऐसा का ऐसा सेक्शन है आईपीसी में 198, प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सत्य के रूप में काम में लेना। सर्टिफिकेट जिसको पता है कि वो सर्टिफिकेट क्या है, गलत है, किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है यानी कि गलत है, सत्य प्रमाण पत्र के रूप में भ्रष्टता पूर्वक अगर उपयोग में लेके आएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा तो वो ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने क्या किया है, मिथ्या साक्ष्य दिया है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं हम 236। 236 क्या बात कर रहा है कि ये वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है आईपीसी का 199। ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन, जो कोई अपने द्वारा की गई या हस्ताक्षरित किसी घोषणा में जिसकी किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कोई न्यायालय, कोई लोक सेवक या अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध या प्राधिकृत हो कोई ऐसा कथन करेगा या मिथ्या है जिसका सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। तो मिथ्या साक्ष्य देने का दंड आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि ली जा सके किया गया मिथ्या कथन किसके द्वारा किया जा रहा है, कोई न्यायालय, कोई लोक सेवक या अन्य व्यक्ति जो विधि के द्वारा प्राधिकृत है उसके सामने अगर कथन करेगा जिसका मिथ्या होना या उसको विश्वास है कि ये कथन सही नहीं है तो वो दंडित किया जाएगा मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में। फिर आता है सेक्शन 237। सेक्शन 237 बोलता है कि ये वैसा का वैसा सेक्शन है जैसे कि आईपीसी का 200 बोलता है ऐसी घोषणा का मिथ्या जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लेना। ऐसी मतलब वो इतना सही है ऐसे के रूप में उसको काम में लेना। तो जो कोई किसी ऐसी घोषणा को यह जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है भ्रष्टता पूर्वक सत्य के रूप में उपयोग में लाएगा या प्रयत्न करेगा वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। अब देखिए ये वाला सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना। प्रतिच्छादित का मतलब होता है छिपाना, ठीक है, छिपाने के लिए मिथ्या इत्तला देना। तो इसके अंतर्गत क्या है, अलग अलग पॉइंट है 3। कैसे करेंगे, ये बोल रहा है जो कोई जानते हुए या विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, मतलब कोई क्राइम हो गया, उस अपराध को किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोपन, मतलब उसके संबंध में जो साक्ष्य वगैरह है, एविडेंस वगैरह है, उनको इस आशय से छिपाएगा कि अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करे, मतलब जो अपराधी है उसको वैध दंड, जो भी उसका वैध दंड बनता है उससे बचाए, उससे छिपाए, उस आशय से उस अपराध से कोई संबंधित कोई ऐसी इत्तला देगा जिसका मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है। मिथ्या इत्तला इसलिए दी जाती है कि वो अपराधी को वैध दंड से बचा सके, मतलब वो अपराधी उस दंड से दंडित नहीं किया जाए तो वो इस प्रकार दंडित किया जाएगा। जैसे कि यदि वह अपराध जिसके किए जाने का उसे ज्ञान या विश्वास है मृत्यु से दंडनीय है, अगर डेथ के संबंध में होगा तो वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि होगी 7 वर्ष तक की और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यदि वह अपराध आजीवन कारावास या ऐसे कारावास से हो जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और इसके बाद आता है यदि वह अपराध ऐसे कारावास के लिए उतनी अवधि के लिए दंडनीय हो जो 10 वर्ष से कम का दंड है, दीर्घतम उबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी, दीर्घतम अवधि का 1/4, ठीक है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं 239 है ऐसा का ऐसा सेक्शन हमारे आईपीसी में 202 है। 239 बीएनएस और आईपीसी का 202 क्या बोल रहा है, इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का जानबूझकर लोभ, जो कोई जानते हुए विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है उस अपराध के बारे में कोई इत्तला जिसे देने के लिए वो वैध रूप से आबद्ध हो,
जानबूझकर क्या करेगा, उसका लोप करेगा, उसको छिपाएगा, ओमिट करेगा उसका, तो उसे दंडित किया जाएगा। कितने कारावास से? 6 मास तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना। तो जो कोई भी व्यक्ति इतला देने के लिए आबद्ध हो, अगर लोप कर रहा है तो 5,000 रुपये तैयार रखे और 6 मास तक जेल में जाने के लिए तैयार रहे। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 240 जो कि है आईपीसी का 203, किए गए अपराध के विषय में इत्तला देना, मिथ्या इत्तला देना। जो कोई जानते हुए विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में अगर मिथ्या इत्तला देगा जिसका मिथ्या होने का उसे ज्ञान है, उसे दंडित किया जाएगा 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से या दोनों से। ठीक है, इसके बाद आता है 241। 241 क्या बात कर रहा है? 241 बात कर रहा है साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। किसी ऐसे दस्तावेज को यानी कि डॉक्यूमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छिपाएगा या नष्ट करेगा जिसे किसी न्यायालय में यानी कि कोर्ट में ऐसी कार्यवाही में यानी कि प्रोसीडिंग में जो किसी लोक सेवक के समक्ष यानी पब्लिक सर्वेंट के समक्ष उसकी वैसी हैसियत से विधिपूर्वक की गई है, किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि हो सकेगी 3,000 रुपये तक का और जुर्माना जो कि होगा 5,000 रुपये तक का, से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 242 क्या बोल रहा है? वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण करना। तो जो कोई भी अगर ऐसा करेगा तो वो 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे ये नहीं है कि भाई हमको अंदर डिटेल पढ़ने की जरूरत है, अगर इसका हम क्राइम मतलब हेडिंग देख के, मार्जिनल रोड देख के और पनिशमेंट देख के चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। फिर सेक्शन 243 कह रहा है कि वैसा का वैसा सेक्शन मेरे पास आईपीसी में 206 है, संपत्ति को संपहरण करने के लिए यानी फोरफीचर करने में या फिर उसका एग्जीक्यूशन कराने में अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना, फ्रॉडुलेंटली उसको हटाना या छिपाना करेगा तो किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो कि होगा 5,000 रुपये तक से दंडित किया जाएगा। 244, 245, 246 और 247 इनके लिए सेम पनिशमेंट की बात हो रही है। तो हम इसका एक चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। इनमें कितना दंड दे रखा है? 2 वर्ष दे रखा है, तो बिल्कुल कॉमन है। आप देख लीजिए यहाँ पे 2 वर्ष कॉमन है। तो संपत्ति पर उसके संपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से पूर्व निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा करना। यहाँ पे क्या किया गया है? कपटपूर्वक दावा किया गया है। फ्रॉडुलेंट क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट सीजर एज फोरफीटेड और इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये वाली बात बोली 244 ने। ये वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि आईपीसी में हमारा 207। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे केवल क्या करना है, इसकी मार्जिनल नोट को देखना है और इसका पनिशमेंट तो हमने देख ही रखा है। आप लोग भी क्या करेंगे, इसका ऐसे चार्ट के थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए मैंने कंप्लीट बीएनएस करवा रही हूँ मैं, तो आप एक बीएनएस की कॉपी बना लीजिए। जिन लोगों ने नोट्स साथ साथ बनाए वो तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए एक कॉपी बनाइए, मतलब रजिस्टर वगैरह बना लीजिए बीएनएस का। बीएनएस का रजिस्टर बना के सामने अपना बीएनएस का एक्ट रखिए और फिर इस तरीके से हमारे चार्ट के थ्रू आप बनाते जाइए। तो इससे क्या होगा, आपके पास नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। सेक्शन 245 क्या है? आईपीसी का 208। ऐसी राशि के लिए जो शोध्य ना हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना, सहन करना। फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिक्री फ्रॉम सम नॉट ड्यू, इसके अंतर्गत भी कितना है? 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना, डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट, तो दंडित किया जाएगा 246 बीएनएस के अंतर्गत, और आईपीसी में 209 किस दंड से दंडित किया जाएगा? 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। 247 पे आते हैं। ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना, फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू। 210 जो सेक्शन आता है हमारा आईपीसी का, ये वैसा का वैसा सेक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए भी कितना दंड होगा? 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। 248 कहता है क्षति कायित करने के आशय से अपराध का आरोप लगाना। तो जो कोई किसी व्यक्ति को जानते हुए, 248 क्या हो गया? फॉल्स चार्ज और ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजर, मतलब उसको इंजरी करने के लिए, क्षति करने के लिए उसके ऊपर मिथ्या आरोप लगाता है तो वो दंडित किया जाएगा बीएनएस में 248 के अंतर्गत और आईपीसी में 211 यानी 211 के अंतर्गत। तो जो कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है, मतलब किसी व्यक्ति के विरुद्ध
कार्रवाई करने के लिए विधिपूर्वक आधार नहीं है, उसको क्षति कारित करने के लिए, इंजरी कारित करने के इंटेंशन के साथ उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही करेगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करेगा या करवाएगा या मिथ्या आरोप लगाएगा, तो उसको दंडित किया जाएगा किसी भांति के कारावास जो कि कठिन या सादा हो सकेगा, 5 वर्ष तक का कारावास और 2 लाख रुपए के जुर्माने से या दोनों से। मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए मिथ्या आरोप संस्थित किया जाए। मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर इसलिए आरोप लगाया जाए कि भाई मृत्यु, आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाए, तो किसी भी भांति के कारावास दंड 10 वर्ष या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? अपराधी को संशय देना। ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप इसके आगे। जब हम वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करते हैं तो ये है हमारे बीएनएस का 249। अब आप बोलेंगे तो मैम हमने बीएनएस में, आईपीसी में हमने 52 क्या को पढ़ा था, वो भी क्या बात कर रहा था? संशय की बात कर रहा था। ठीक है, 52 सद्भावना पूर्वक और 52 क्या? संशय। तो ये उसी आईपीसी के अगर आप कनेक्ट करेंगे तो इसमें यही वाली बात बोलता है कि संशय देना। संशय को ना केवल इसमें हम आप देखेंगे राज्य के विरुद्ध जो अपराध आते हैं उसमें भी संशय आता है ना, और सेना के विरुद्ध अपराध आते हैं उसमें भी संशय आता है। पति पत्नी को संशय देना, ये वाली बात भी आपने इसमें पढ़ी होगी। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग क्या करेंगे, जहाँ कहीं भी आपको संशय वर्ड लिखेगा बीएनएस के अंतर्गत, संशय यानी क्या होता है? हार्बर। जहाँ कहीं भी आपको हार्बर वर्ड दिखेगा उसके लिए आपको एक चार्ट बनाना है। चार्ट कैसे बनाएंगे? हम एक चार्ट क्रिएट करेंगे, चार्ट ऐसे क्रिएट करेंगे और फिर वहाँ पे लिखेंगे भाई 52(1)A में ये हार्बर नाम का सेक्शन है। ठीक है, फिर यहाँ पे सेना राज्य के विरुद्ध अपराधों में ये सेक्शन है, और उसके बाद 249 में संशय आ गया। इस तरीके से आप एक चार्ट बना के संशय वाले पॉइंट्स को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, ये वाली बात हुई इसकी। तो अब बात करते हैं हम अपराधी को संशय देना के अंतर्गत क्या आता है। तो जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में वह जानता हो विश्वास करने का कारण हो कि वह अपराधी है। इसका मतलब हो गया कि जो कोई अपराधी को संशय देगा वैध दंड से प्रतिच्छादित यानी कि बचाने के इंटेंशन के साथ उसको संशय देगा, हार्बर करेगा, उसको छिपाएगा, तो उसे दंडित किया जाएगा है। और अगर अपराध क्या होगा? मृत्यु किसी भांति के कारावास से हो जिसकी अवधि, मतलब अपराध ऐसा है जो मृत्यु से दंडनीय हो, तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यदि अपराधी आजीवन कारावास और 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा तो किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर अपराध 1 वर्ष तक का या 10 वर्ष से कम का हो तो इतनी अवधि के लिए उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4, मतलब जो भी उस अपराध के लिए सबसे बड़ा कारावास होगा उसके 1/4 से दंडित किया जाएगा। ठीक है, मृत्युदंड से दंडनीय अपराध किया, उसको बचाया तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अगर आजीवन कारावास और 10 वर्ष तक के कारावास वाले अपराधी को बचाया तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। और अगर 1 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक, मतलब 10 वर्ष से कम हो गया तो 1 से 10 के अंतर्गत जो साल होते हैं इसके लिए कोई व्यक्ति दंडित किया जाता है, उसको अगर बचाया तो दीर्घतम अवधि का कारावास होता है, उसके 1/4 से दंडित किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये 249 हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे 250 की। 250 है आईपीसी का 213, अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को, 1 सेकंड रुकिएगा, देखिए यहाँ पे हो गई है हमारी टाइपिंग मिस्टेक। तो देखिए क्या है इसके अंतर्गत, अपराध के साक्ष्य का विलोपन वगैरह नहीं आएगा यहाँ पे, इसको आप कट कर दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा? अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना, टेकिंग गिफ्ट etc टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट, लिख लीजिए आप यहाँ पे। तो क्या करेगा कोई व्यक्ति जो कोई अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण, मतलब कोई भी जो लाभ वगैरह होता है अपने या किसी व्यक्ति के लिए, उसको वैध दंड से बचाने के लिए प्रतिफल स्वरूप ग्रहित करेगा, मतलब प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, वो दंडित किया जाएगा। ठीक है, किस तरीके से दंडित किया जाएगा? अगर अपराध किस लिए है? मृत्यु से दंडनीय होगा तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से, मतलब मृत्यु से दंडनीय जो अपराध होते हैं उसको करने के लिए अगर उपहार वगैरह लेगा तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से बचाने के लिए अगर ऐसा उपहार वगैरह लेगा तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और 10 वर्ष से कम यानी कि 1 से लेकर 10 वर्ष तक के दंड से अगर दंडित किया जाता है तो दीर्घतम अवधि, जो भी उस अपराध के लिए दीर्घतम अवधि होगी उसके 1/4 से दंडित किया जाएगा और प्लस फाइन से भी उसको दंडित किया जाएगा।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन है टू 251 क्या बोलता है? अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्तावना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। उपहार की प्रत्यास्थापना या संपत्ति का, हमारे टाइपिंग जो मास्टर हैं, हमारी टाइपिंग जो करते हैं, उनसे बहुत मिस्टेक हो गई इस वाली स्लाइड में, ध्यान भटक गया होगा शायद उस टाइम इनका, तो उन्होंने हमारी स्लाइड में कर दिया बहुत सारी मिस्टेक। ऊपर भी देखो हमको लिखना पड़ रहा है, नीचे भी हमको लिखना पड़ रहा है, कोई ना, तो लिख देंगे हम, क्या दिक्कत है हमारे साथ। अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्तावना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑफरिंग गिफ्ट और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग, क्या है ये? ऑफेंडर, मतलब अपराधी को बचाने के लिए किसी भी तरीके का कोई प्रस्ताव, उपहार का प्रस्ताव रखा जाता है या फिर संपत्ति का प्रत्यावर्तन किया जाता है, मतलब उसको दिया जाता है, संपत्ति को प्रत्यावर्तित किया जाता है, दिया जाता है, तो वो बता रहा है कितने दंड से दंडित होगा। तो जो कोई क्या करता है, इस तरह की प्रस्तावना करेगा, संपत्ति का प्रत्यावर्तन करेगा, तो अगर अपराध मृत्यु से दंडनीय है, मतलब मृत्यु दंड से बचाने के लिए अगर ऐसा किया जा रहा है, तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा। आजीवन कारावास है या 10 वर्ष तक के कारावास से बचाने के लिए किया जा रहा है, तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा। और अगर 10 वर्ष से कम के अपराध से इसको बचाने के लिए किया जा रहा है, तो दीर्घतम अवधि का 1/4, दीर्घतम जो अवधि होगी उस अपराध की, उसके 1/4 से दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये वाली बात बोलिए। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं 252 बोल रहा है कि ये वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है आईपीसी का 215, चोरी की संपत्ति, जो यानी कि थेफ्ट से संपत्ति वगैरह प्राप्त की गई है, चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। चोरी मतलब जो कोई चोरी की संपत्ति को वापस लेने के लिए उपहार वगैरह लेगा, उसकी बात कर रहा है। तो जो कोई किसी व्यक्ति की ऐसी जंगम संपत्ति के वापस करा लेने में जिससे इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध द्वारा वह व्यक्ति वंचित कर दिया गया हो, सहायता करने के बहाने सहायता करने के बाबत कोई परितोषण लेगा या करार करेगा। मतलब चुराई हुई संपत्ति को वापस देने के लिए अगर कोई करार करेगा, एग्रीमेंट वगैरह करेगा, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, तो जो कोई किसी व्यक्ति की किसी ऐसी जंगम संपत्ति को वापस करा लेने में जिससे संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध द्वारा उसे वंचित कर दिया गया हो, सहायता करने के बहाने कोई पारितोषण लेगा या करार करेगा, एग्रीमेंट वगैरह करेगा, तो उसे दंडित किया जाएगा, 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे 216 की, जो कि है आईपीसी का, और हमारे बीएनएस का है 253। ऐसे अपराधी को संशय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है, जिसको पकड़ने का आदेश दे दिया जा चुका है। तो जब किसी अपराध के लिए दोषी या आरोपित व्यक्ति उस अपराध के लिए वैध प्रतिरक्षा में होते हुए, मतलब ये मान लो जेल में होते हुए ऐसी अभिरक्षा से निकल भागे, मतलब जेल से निकल भागे, या जब कभी कोई लोक सेवक ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दे, तब जो कोई ऐसे निकल भागने को या पकड़े जाने के आदेश को निवारित करने के आशय से उसे संशय देगा। मतलब किसी अपराधी के लिए आदेश निकल चुका है, ऑर्डर निकल चुका है कि इस व्यक्ति को पकड़ो, और उस व्यक्ति जिसको पकड़ने के लिए आदेश जा चुका है उसको बचाने के लिए कोई व्यक्ति अगर संशय देगा तो वो दंडित किया जाएगा। कैसे? अगर वो जो अपराधी भागा है मृत्यु दंड से दंडनीय होगा तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और वो जो अपराधी भागा है वो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का अपराध करके भागा है तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और वो जो अपराधी भागा है वो 1 से 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होने वाला हो तो दीर्घतम अवधि का 1/4 जो होगा उससे दंडित किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं हम। अब आता है सेक्शन 254 बोल रहा है कि ये ऐसा सेक्शन है जैसा कि है आईपीसी का 216A। 216A क्या बात करता था? लुटेरो डाकुओं को संशय देने के लिए शास्ति। तो जो कोई भी लुटेरो डाकुओं को संशय देगा वो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे हमको अंदर में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो कोई आशय देगा, संशय करेगा, लुटेरा वाला कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे स्ट्रेट बात कीजिए। लुटेरा या डाकुओं को संशय देगा यानी उनका हार्बर करेगा, उसको दंड दिया जाएगा, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। फिर आता है सेक्शन 255 यानी कि 255 जो है आईपीसी का 217।
लोक सेवक द्वारा यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट होता है उसके द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के संपहरण से बचाने के आशय से, मतलब लोक सेवक क्या करता है, किसी व्यक्ति को दंड से बचाने के लिए या उसकी संपत्ति को फोरफीचर होने के बचाने के इंटेंशन के साथ विधि के निर्देश की अवज्ञा करता है। मतलब उसको लॉ के द्वारा कोई ऑर्डर पास वगैरह करा होता है, उसकी अगर अवज्ञा करेगा तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। फिर 256 जैसा है आईपीसी का 218, किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को संपहरण से बचाने के आशय से यानी इंटेंशन से लोक सेवक द्वारा जो पब्लिक सर्वेंट होता है अगर अशुद्ध दस्तावेज या अभिलेख की रचना करता है, यानी पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग विथ इंटेंट टू सेव पर्सन फॉर पनिशमेंट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर, तो किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि होगी 3 वर्ष तक की और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं 257। सेक्शन 257 कहता है न्यायिक कार्य में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टता पूर्वक किया जाना तो दंडित किया जाएगा 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से, और सेम पनिशमेंट से दंडित किया जाएगा प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए यानी ट्रायल के लिए परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी करता है। ठीक है, तो 258 और 257 का कारावास एक ही है, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं हम। 259 कहता है पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का जानबूझकर लोप करना। मतलब क्या है, पब्लिक सर्वेंट है जो पकड़ने के लिए यानी अपराधी को पकड़ने के लिए आबद्ध है और वो क्या करता है, अपराधी को पकड़ने का जानबूझकर इंटेंशन के साथ क्या करता है, लोप करता है, ओमिट करता है, तो दंडित किया जाएगा 259 बीएनएस के अंतर्गत। और जब आईपीसी की बात आती है तो वो आ जाता है 221। तो यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था मृत्यु से दंडनीय अपराध से दोषी है तो वह 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और फिर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय है तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और 10 वर्ष से कम यानी कि 1 से 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे मत लिख देना दीर्घतम अवधि का 1/4 कि भाई हम तो हर जगह दीर्घतम अवधि का 1/4 लिख के आ रहे हैं तो यहाँ पे भी हम दीर्घतम अवधि का 1/4 देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। 260 की बात आएगी। 260 कहता है कि मेरा जो भाई है वो आईपीसी में बैठा है 222। ठीक है, ये रहा। दंडादेश के अधीन विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का जानबूझकर लोप करना। दंडादेश के अधीन मतलब ऐसा व्यक्ति है जो दंड भुगत रहा है ऑलरेडी, विधिक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को, मतलब उसने क्या किया गया है, विधि ने उसको सुपुर्द किया गया है, इसको पकड़ने के लिए आबद्ध है वो व्यक्ति, लोक सेवक जो आबद्ध है पकड़ने का अगर लोप करेगा मतलब ओमिट करेगा तो अगर वो मृत्यु दंडादेश से दंडनीय है, मतलब वो जो व्यक्ति है जो जिसको पकड़ने का लोप कर रहा है वो अगर मृत्यु दंडादेश से दंडनीय है तो आजीवन कारावास यानी कि एलआई या फिर 14 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, या न्यायालय के दंडादेश से या ऐसे दंडादेश के लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास के अधीन हो, मतलब एलआई या फिर 10 वर्ष तक के कारावास के अंतर्गत आता हो तो 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे कितने से था, 14 वर्ष तक, 14 वर्ष तक के कारावास की बात कर रहा है कि यहाँ पे तो एलआई या फिर 14 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा और आजीवन कारावास 10 वर्ष की अवधि के कारावास के अधीन तो जुर्माने से रहित 7 वर्ष तक का, यहाँ पे दिया जाएगा 7 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जाएगा। मतलब यहाँ पे है कि अगर डेथ के लिए उस डेथ करने वाले व्यक्ति का लोप किया है तो एलआई और 14 वर्ष मिलेगा, एलआई और 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध का लोप किया है तो 7 वर्ष तक का आएगा। और अगर 10 वर्ष से कम का कारावास जो कारावास भुगत रहा है उसका लोप करेगा तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। 261 बोल रहा है लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से, यहाँ पे क्या किया है, नेग्लिजेंस से क्या कर रहा है, परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दिया जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा करना, मतलब क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है और वो व्यक्ति खुद को पकड़वाने में लोप कर रहा है, मतलब बाधा उपस्थित कर रहा है कि पब्लिक सर्वेंट उसको पकड़ने के लिए आया, वो कोई प्रतिरोध वगैरह बाधा उत्पन्न कर रहा है तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, वो आता है 263 जो कि है आईपीसी का 225, किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करना। यदि उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति पकड़ा जाना हो, छुड़ाया गया हो या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, उसकी बात की जा रही है यहाँ। तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का अभियुक्त होगा तो उसको अगर ऐसा किया गया है तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अगर मृत्युदंड से दंडनीय होगा तो कितना होगा, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय होगा तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है वापस से। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, जनरल पनिशमेंट की बात की गई है। 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दिया जाएगा। और आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास का होगा तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दिया जाएगा। अब ये बोला मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित है व्यक्ति, है ना, मृत्युदंड से आरोपित है, उसको पकड़े जाने के दायित्व की दिन है, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से और 7 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से दंडित होगा। अब ये जो इसका 4th पॉइंट बोल रहा है ना, यदि वह व्यक्ति जिसे पकड़ा जाना है, छुड़ाया गया है, जिसे छुड़ाने का प्रयत्न किया गया है, किसी न्यायालय के दंडादेश के अधीन या ऐसे दंडादेश के लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर यदि वह व्यक्ति जिसे पकड़ा जाना हो, छुड़ाया गया हो, जिसे छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, मृत्यु दंडादेश के अधीन हो, मतलब मृत्यु दंडादेश उसको दे दिया गया हो, फिर वो ऐसा करता है तो आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, जैसा हमको दे रखा था हमने वैसा का वैसा रीड आउट किया। इसमें ज़्यादा कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ हमको दिमाग लगाने की जरूरत लगती है हम वहाँ लगते हैं, लेकिन इनको हम अगर ऐसे करके चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। 264 बोल रहा है कि आईपीसी का 225 क्या आता था ना, उसके जैसा का जैसा है। उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा कोई उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना। तो जहाँ कोई भी उपबंध नहीं है, प्रोविजंस नहीं है, उनके उसके अंतर्गत अगर लोक सेवक के द्वारा पकड़ने का या लोप करने का या भागना सहन करने का लोप वगैरह करेगा, जानबूझकर ऐसा करता है तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा। अगर उपेक्षा पूर्वक करता है तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा। फिर 265 होता है अन्यथा उपबंधित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना, तो किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 266 वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है आईपीसी का 227, दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। तो जो कोई दंड का सशर्त परिहार स्वीकृत कर लेने पर किसी शर्त का जिस पर ऐसा परिहार दिया गया था जानते हुए अतिक्रमण करता है, यदि वह उस दंड का जिसके लिए वह मूलतः दंडादेश किया था कोई भाग पहले ही ना भोग चुका हो तो वह उस दंड से, और यदि वह उस दंड का कोई भाग भोग चुका हो तो वह उस दंड के उतने भाग से जितने का वह पहले भोग चुका हो दंडित किया जाएगा। इसका मतलब हो गया कि भाई अगर कोई दंड भुगत चुका है तो उसको स्किप कर देंगे और नहीं भुगता तो पहले वाले दंड से भी उसको दंडित किया जाएगा। फिर आता है 267 आईपीसी की 228 की तरह कि न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या उसके कार्यवाही में विघ्न डालना। मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर कोई लोक सेवक बैठा है, पब्लिक सर्वेंट बैठा हुआ है, उसका जानबूझकर कोई अपमान करेगा, उसके कार्यों में विघ्न वगैरह डालेगा, बाधा वगैरह डालेगा, तो सादा कारावास दिया जाएगा 6 मास तक का और जुर्माना जो कि होगा 5000 रुपये तक का। ठीक है, इसके बाद आता है असेसर होता है, सॉरी, जैसे आता था ना जूरी और असेसर का प्रतिरूपण जो 229 के अंतर्गत आता था, उसमें बोला असेसर का प्रतिरूपण। तो किसी भांति का कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का 269 बोलता है कि वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है आईपीसी का 229 का। जमानत या बंधपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता, मतलब जिस व्यक्ति को जमानत पर या बंधपत्र पर छोड़ा गया है और वो व्यक्ति न्यायालय में हाजिर होने में असफल हो जाता है, न्यायालय में आता नहीं है, तो किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये इसका लास्ट सेक्शन था। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 14 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, मिलेंगे नए चैप्टर के साथ जो कि आएगा हमारा चैप्टर 15। थैंक यू सो मच।